ओके एवरीवन, वेरी 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 नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पूरे कंपनीज एक्ट को रिवाइज विद माइंड मैप्स। नाउ व्हाट आर माइंड मैप्स एक्चुअली इज, पूरे एक्ट को जब हम लोग चार्ट में समराइज कर लेते हैं, शॉर्टन कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइंड मैप्स। इसी के साथ वी आर गोइंग टू रिवाइज विद द सेक्शंस ऑल्सो। ओके, तो आज का हमारा टारगेट है कि हम पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज करेंगे चार्ट से, प्लस हम लोग कोशिश करेंगे सेक्शंस भी याद हो जाए। नाइस इजंट इट? चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी और डिस्टरबेंस के। सबसे पहली चीज, कंपनीज एक्ट 2013 का बेसिक, वेरी बेसिक क्या क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट, देन कंपनीज के फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट वेल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, memorandum of association and articles of association. This covers all the doctrines. MOA AOA में सब doctrines आ गए, कॉर्पोरेट वेल में लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी आ गया। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि पूरे कंपनीज एक्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पर डिवाइड किया है। सो मैम ऐसा चार्ट तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में मॉड्यूल में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट लगा मुझे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से बना लेते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। सो ये वाला जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स है। तो जब मैं कहती हूँ शेड्यूल्स, नाउ यू गाइस कैन रिलेट टू इट, वो शेड्यूल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है, राइट? तो शेड्यूल्स में क्या क्या होता है अभी तुमको आइडिया है। नाउ कमिंग टू द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंपनी जो हमें याद रखनी है, इट इज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, उन सारी कंपनीज पे जो इस एक्ट में या प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, देन रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कोई भी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट अगर रजिस्टर्ड है तो उन पे भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया अभी डेफिनेशन। कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द कंपनी, अगर कुछ थोड़ा सा कम भी दिखे तो चला लेना है ना, मतलब मैं बोल रही हूँ उसी में सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी विच सेज company is different, members is different, company is different, directors are different, company is different, employees are different, company is different from everyone and anyone who is related to the company, क्योंकि कंपनी का एक खुद का सेपरेट स्टेटस होता है। कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट्स कर भी सकती है, तोड़ भी सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर भी सकते हैं, और किसी कोई और भी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। मेंबर्स का तो कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता, और ये हमने पढ़ा था मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाले केस में। ठीक है, द नेक्स्ट फीचर दैट वी हैव डन इज, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था स्लैब, एंड आई हैवंट कवर्ड द सी ओवर हियर, हम लोगों ने स्लैब पढ़ा था। एंड वाई आई सेड नॉट सी, बिकॉज अब वो ऑप्शनल है और वो फीचर में ऐसे काउंट नहीं होता। ठीक है, देन वी मूव टू परपेचुअल सक्सेशन कि मेंबर्स में कम एंड गो, डाई और चेंज, ये लाइन याद कर लो, members may come and go, die or change, but company will continue unless it is legally bounded off. It is created by law, so only law can end it. नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, नॉर्मली कंपनी का टाइप डिसाइड करता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होगी, बट इन जनरल कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बिकॉज अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जितनी होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना मेंबर्स ने गारंटी दिया, वो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होगी, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होती है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, तब चलती हुई कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब यहाँ पर इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया। Why do we call it as artificial person? Because it is not a natural person, it is created by legal process. Since it is given power as a individual, है ना, it is clothed with the rights of an individual, इसलिए हम इसे लीगल पर्सन कहते हैं। तो ये बन गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये क्या क्या कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, एसेट्स एक्वायर कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लाइबिलिटीज ले सकती है, लाइबिलिटीज का पेमेंट इन्हीं को करना होता है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, कोई और इनके अगेंस्ट केस करता है, लीक कर सकता है, लेकिन कंपनी ओथ नहीं ले सकती है, शादी नहीं कर सकती, और कोई भी लर्नेड प्रोफेशन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती है। कंपनी फिर चलती कैसे है, कंपनी चलती है अपने ह्यूमन एजेंसी के थ्रू, और कंपनी के ह्यूमन एजेंट्स होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं, मेंबर्स के नहीं, ये ध्यान रखना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया। कॉमन सील,
एक ऑप्शनल फीचर जो अभी पिछले कई सालों से 2015 से 10 साल हो चुके हैं, जब कंपल्सन हटा दिया गया, अगर चाहो तो रखो चाहो तो मत रखो, लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर ही कंपनी सेक्रेटरी इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंपनी के फीचर्स खत्म। Coming to the types of companies, when we talk about different types of companies, it is divided into 18 parts. 18 टाइप की कंपनी होती है, जिसमें से ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहती है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है इन कंपनीज के अंदर वो उतनी ही होती है जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होता है। तो सपोज मान लो मैंने 10,000 शेयर ले रखे हैं 100 ईच के, मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी 10 लाख रुपीज, उससे ज्यादा कंपनी मुझसे कभी नहीं मांग सकती। तो मेंबर्स की मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स द कंपनी इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। नंबर 2, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थोड़ी डिफरेंट टाइप की कंपनी होगी जहां पर इनिशियल कैपिटल ही नहीं है। मेंबर्स क्या कह रहे हैं, जब कंपनी बंद होगी उस समय अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, एंड दैट दोज मेंबर्स आर नोन एज मेंबर्स कम गारंटर्स। ओके, और तीसरी आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन वो भी कब, जब कंपनी वाइंड अप होगी। टिल द टाइम कंपनी विल गो ऑन, टिल द टाइम इट इज रनिंग, तो तब तक मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ये ध्यान रखने वाली बात है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले 1% कंपनी। 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जहां पे एक सिंगल पर्सन मेंबर होगा और वो अपना एक नॉमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंगल पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडिविजुअल होना चाहिए। समझ गए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। तो ऐसा ही पर्सन 1% कंपनी को ओपन भी कर सकता है और उसका नॉमिनी भी बन सकता है। जब चाहे तब हम नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ नेम ऑफ नॉमिनी इज नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ होगा और जिसका कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज उसके ऊपर जाती है तो ये कंपनी फिर स्मॉल नहीं रहेगी, बड़ी हो जाएगी। कमिंग टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के सब पार्ट्स कह दीजिए, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन होता है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन, पब्लिकली शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप शेयर्स आके खरीदिए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हमें पता है ना। जो हमने कहा 200 मेंबर्स हो सकते हैं, तो ज्वाइंट मेंबर्स है तो उनको 1 ही काउंट करेंगे। एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज जिनको ईसॉप्स मिले वो मेंबर्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इफेक्टिवली तो 200 से ज्यादा होते हैं, लेकिन उन लोग को हम गिनते नहीं है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसमें कम से कम 7 मेंबर्स होंगे। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये कंपनी में कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आर्टिकल्स में, जितने चाहिए उतने मेंबर्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 तरह की कंपनी, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना। सबसे पहले ये होल्डिंग कंपनी। अच्छा, कोई पूछ ले कि नई कंपनीज कौन कौन सी ऐड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो एक है एसोसिएट कंपनी, एक है स्मॉल कंपनी। देन पहले ये डोरमेंट कंपनी का भी इतना क्लियर चीज नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो लिटिल न्यू कंपनी। ठीक है, एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी, नहीं, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपनीज इसकी सब्सिडरीज है, ये होती है होल्डिंग कंपनी। फिर सब्सिडरी क्या होती है, ये वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है या फिर 50% से ज्यादा शेयर्स ले रखे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना मतलब अपॉइंटमेंट, रिमूवल सब होल्डिंग कंपनी के हाथ में, या फिर 50% से ज्यादा कैपिटल है, यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस प्रेफरेंस दोनों मिलाकर 50 से ज्यादा अगर किसी और कंपनी के पास है तो होल्डिंग, दूसरी कंपनी सब्सिडरी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वो उसकी सब्सिडरी नहीं होती है, यानी 50% से कम होल्डिंग। समझ गए। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जो टोटल कैपिटल का 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, तो हम कहते हैं दे आर एसोसिएट कंपनीज। तो 20 से 50 एसोसिएट, 50 के ऊपर सब्सिडरी। एक कंपनी की एक से ज्यादा एसोसिएट कंपनीज हो सकती है, सब्सिडरी की होल्डिंग एक ही होती है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी कंपनी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वो है लिस्टेड कंपनी। और
जब तक वो लिस्ट नहीं होती या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में, तो उसे हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अब हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी पे। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% या उससे ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या दोनों ने मिलाकर। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी है जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाई जाती है। इनका ऑब्जेक्टिव बाकी सारी कंपनीज की तरह प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको प्रमोट करना होता है। इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी रिलीजन, इट कुड बी चैरिटेबल पर्पस, एनीथिंग, ये अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करेगी। इसमें एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी अगर इनकम ज्यादा भी हो जाए तो भी ये अपने मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कैन नेवर गिव डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ओके, देन बाकी तो इसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज या कंपनी कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करती है तो दे विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन नंबर 447। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दीज आर दोज बिग कंपनीज जिनका गवर्नमेंट होल्डिंग है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनीज है और ये फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDFC, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड तो इंडिया के बाहर हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। निधि कंपनी इज अ कंपनी जो अपने मेंबर्स के अंदर एक हैबिट इनकलकेट करती है ऑफ कॉस्ट कटिंग। आप कॉस्ट घटाते रहिए, कॉस्ट सेव करते रहिए, कॉस्ट को बचाते रहिए। आप जितना ज्यादा कॉस्ट बचाएंगे उतना आप सेव करेंगे, और जितना आप सेव करेंगे उतना आपके फ्यूचर में आपको यूज आएगा। ये कंपनीज नॉर्मल मार्केट रेट से इंटरेस्ट ज्यादा देती है मेंबर्स को, और अगर कभी मेंबर को लोन की जरूरत पड़ जाए तो जितना पॉसिबल होता है उतने कम रेट में लोन भी देती है। डोर डोमेंट कंपनी। डोमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले काफी सालों से इनएक्टिव है, और इसीलिए हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एप्लीकेशन देकर उसको डोमेंट डिक्लेयर करवा दिया ताकि कंप्लाइंसेस ना करना पड़े। इनएक्टिव का मतलब वो कंपनी होती है जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? Any transaction apart from the basic office expenses or the share issue expenses or the ROC fees, इनके अलावा अगर कोई भी expenses है तो वो सारे के सारे significant है। तो जो most compulsory to run a company, एटलीस्ट चलाने के लिए बस वो ही किया है, तो उसे हम कहते हैं they are not significant accounting transactions। ओके, मैं हमेशा से बोलती थी ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आया है ना। अभी इतने में डोमेंट भी पूछ लिया है, बताओ। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कंपनी और कंपनी के बीच में एक प्रोटेक्शन शील्ड है, और ये प्रोटेक्शन शील्ड शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है कंपनी के किए गए कांड से, है ना। शेयर होल्डर्स को बेचारों को तो कभी कभी पता ही नहीं होता है कि कंपनी में आखिरकार चल क्या रहा है, कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उनको प्रोटेक्शन देती है कंपनी, और कहती है यार ये तो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्हें थोड़ी पता होगा। whatever we are doing, it is our responsibility, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेंबर्स यहाँ पर शील्डेड है, और इसी कॉर्पोरेट वेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी, जहां पर क्रेडिटर्स ने कहा सैलमन एंड कंपनी आर सेम, कंपनीज एक्ट ने कहा नहीं। जैसे ही कंपनी बन जाती, इवन दो अ पर्सन इज अ मैक्सिमम शेयर होल्डर, डेट होल्डर, सारा पैसा उसी ने कंपनी में लगाया हुआ है और वही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, स्टिल कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, कमिंग टू द लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वो केसेस जहां पर हम ये कॉर्पोरेट वेल को इग्नोर करके देखने घुस जाते हैं कि कंपनी के पीछे है कौन। हमें जानना है शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। सो पहला केस है ट्रेडिंग विद एनिमी, जहां पर हमने केस पढ़ा था डेल्मर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। सो बेसिकली जब भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो उसे हम एट जेओपार्डी नहीं कर सकते, और उस समय हम लोग बिजनेस ना करना प्रेफर करेंगे। सो दो देशों में जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है और लगता है कि यार कोई कंपनी हमें धोखा दे रही है, एक्चुअल में वो दिखा कुछ रही है और है अंदर से कुछ और, तो हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली उस कंपनी के पीछे कौन से लोग हैं। ठीक है, अगर टैक्सेस इवेड करने के लिए कंपनीज बनाई जा रही है तब तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखना ही पड़ेगा क्या बाकी ऐसा हो रहा है। और ऐसा एक केस हुआ था
सर्डेंशॉ, मैनकजी पैटेट वर्सेस CIT, बेटा CID मत लिखना, इट इज CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर्डेंशॉ मैनकजी पैटेट ने बेसिकली 4-5 कंपनीज बना दी थी और उनको अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया था। वो कंपनीज उसी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करती थी और फिर अनसिक्योर्ड लोन की तरह मैनकजी पैटेट को दे देती थी। नाउ व्हाट हैपेंड, उनका तो इनकम जीरो हो गया, वो तो लोन से जिंदगी गुजार रहे एक तरीके से, और टैक्सेस लगने ही बंद हो गए। जब कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करके देखा तो सारी कंपनीज के पीछे यही तो थे, और कंपनी कुछ नहीं कर रही है, शेल कंपनी दिखावी है, और वो कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ इनके लिए कलेक्शन करती है और इनको लोन देती है, वापस भी वो लोन नहीं लेती है, इंटरेस्ट भी नहीं लेती है। बताओ, where the subsidiary companies form to act as an agent। हमने सब्सिडरी बनाई इसलिए कि हम उसे एजेंट की तरह यूज करना चाहते हैं। कौन सा केस है यहाँ पर? मर्केंडाइज, यस, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। पूरा लिखना है, या जगह कम थी इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। सो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के केस में हुआ था कुछ इस तरीके से कि ये जो कंपनी है ना, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसको चाहिए था लाइसेंस गाड़ी चलाने का सड़क पर, उसको मिला नहीं लाइसेंस। अब इसने क्या किया, खुद की सब्सिडरी बना ली और सब्सिडरी कंपनी को बोल दिया जाओ तुम लाइसेंस ले लो। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा सब्सिडरी तुमने एक्चुअली बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए नहीं बनाया, उसको सेपरेट बिजनेस यूनिट नहीं बनाया, तुमने उसको सिर्फ एजेंट की तरह बनाया ताकि तुम लाइसेंस ले सको, लीगली नॉट वैलिड। ओके, नहीं देंगे हम लोग। To avoid legal obligation, workmen employed in associated rubber industries limited, Bhavnagar versus associate rubber industries limited, Bhavnagar and another। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा देख लो ट्रेल बन गया कि हाँ एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भावनगर एंड अनदर। ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी बड़ी। तो बेसिकली हुआ क्या था, एम्प्लॉइज को देना था बोनस, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कंपनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी का और कोई काम नहीं रुक रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला हमेशा वर्कर्स को बोनस दिया जाता था एक इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड से, जो इस बार नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया? इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? इन्वेस्टमेंट ही गायब है। अच्छा, उसके बदले में पैसे आएंगे, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? तो पैसे भी नहीं आए, तो गए कहाँ, है ना। सो यहाँ पर हमने वो फाइंड आउट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फॉर्जरी। Now, what do we mean by forgery या fraud? तो फॉर्जरी का केस जो हमने पढ़ा था वो था गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने के केस में कुछ ऐसा हुआ था कि गिलफोर्ड मोटर्स ने एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज साइन करवाया था हॉर्ने से कि तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, और जब तक तुम हमारी कंपनी में हो, हमारी कंपनी का ही काम करोगे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते। उसने साइन कर लिया, खुशी खुशी काम कर रहा था। वन डे स्टार्टेड फीलिंग यार सारा प्रॉफिट तो कंपनी में मेरी ही वजह से आ रहा है, तो वाई शुड कंपनी गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, है ना, कंपनी को मजे क्यों लेने दो। तो फिर उसने क्या किया, उसने बेसिकली ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू। उसने अपने दोस्त से बात करी, अपनी वाइफ से बात करी, और उसके दोस्त और वाइफ ने बताया क्या किया, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी खोल दी जो एक्चुअली उसी ने खुलवाई, और फिर सारे कस्टमर्स को वहां ट्रांसफर करने लग गया। तो कंपनी का फॉर्मेशन ही क्यों हुआ? फ्रॉड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए। तो कंपनी वैलिड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट वेल का लिफ्टिंग देख लिया।
अब हम आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पर। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? द पर्सन हुज नेम इज रिटर्न इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न और हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्हीं के ओपिनियन से, इन्हीं के सजेशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनी के काम करते हैं। सो दीज आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ओके, जनरल भाषा में द पर्सन हु थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी इज ऑल्सो प्रमोटर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जब पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 या 7 से ज्यादा लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में एक सिंगल पर्सन भी कंपनी को फॉर्म कर सकता है। कंपनी बनाओगी कैसे? सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट सबमिट करना। सो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, then a declaration by the initial subscribers and the person who's helping in opening the company. So any of the professional जो भी आपको हेल्प कर रहा है वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कंपनी के सारे प्रोविजंस कंप्लाई विद कर लिए। एक और डिक्लेरेशन, कंपनी की जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स है वो पिछले 5 सालों में कभी भी गिल्टी प्रूफ नहीं हुए, ना ही उन्होंने कंपनीज एक्ट में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह किया है। नंबर 4, आपको सबमिट करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस। देन यू नीड टू सबमिट the details of the first subscribers, initial subscriber name, full name, address, ये सब कुछ, resident. Then the details of डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर की डिटेल्स में फर्क होता है सिर्फ डेट का, और साथ में डॉक्यूमेंट है, कोई और अगर इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसकी भी डिटेल सबमिट कर लो। जैसे ये सारी डिटेल सबमिट करते हैं आरओसी को अगर ठीक लगता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद में वो अलॉट कर देता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में मेंटेन रखने हैं जब तक कंपनी चलेगी तब तक। लेकिन पॉइंट नंबर 5 कहता है अगर आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है तो कंपनी नहीं फॉर्म होगी और सेक्शन 447 की पेनल्टी भी लगेगी। पॉइंट नंबर 6 कहता है कभी कभी ऐसा होता है बनते हुए पता ही नहीं चला, बनने के बाद कंपनी फॉर्म हो गई, अब पता चल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी थी वो फॉल्स और इनकरेक्ट थी, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी और ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो जाएगा केस। ट्रिब्यूनल को जो ठीक लगता है वो डिसीजन ले सकती है। मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है, कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है रजिस्टर ऑफ कंपनी से, कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है, कंपनी को वाइंडिंग अप का नोटिस दे सकती है, और whatever they deems fit in that particular situation they can take that decision। लेकिन कोई भी डिसीजन देने से पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। और नंबर 2, कंपनी को और बाहर वालों ने जो ट्रांजैक्शन की उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कंपनी को तो उतना लॉस नहीं जितना बाहर वालों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कैपिटल। कैपिटल इज अ वर्ड जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। कंपनी में हम लोग नॉर्मली कैपिटल मतलब कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल। ना कैपिटल अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है नॉमिनल कैपिटल जिसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, जो मेमोरेंडम में लिखा होता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन एवर बी इशूड। नंबर 2, इशूड कैपिटल, वो कैपिटल आउट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल जो पब्लिक को ऑफर किया गया है। सब्सक्राइब, उस ऑफर में से कितना पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब। आउट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी ने इमीडिएटली कितना पैसा मंगवा लिया, दैट इज कॉल्ड अप, और जितना मंगवाया उसमें से कितना पे हुआ है वो पेड अप। शेयर्स, the share in the share capital of a company, it includes stock। तो शेयर्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स आर द जनरल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड दीज आर द मेजर ओनर्स ऑफ द कंपनी indirectly, but preference shareholders always get preference over equity shareholder in terms of dividend। dividend इनको पहले मिलता है और फिक्स रेट से मिलता है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। जब कंपनी अगर बंद हो जाए तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट करेगी और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, दोनों का ये मेजर डिफरेंस आई होप सबको समझ गया होगा। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। जनरली तो नॉर्मल इक्विटी शेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, लेकिन विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब एक ऐसा लॉट ऑफ शेयर जहाँ पे शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा वोटिंग के राइट्स मिल रहा है। नेक्स्ट, कमिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं ये कंपनी का चार्टर है। ओके, ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये कंपनी के स्कोप और पावर को डीलिमिट करता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। कंपनी की जो भी डिटेल्स है वो इसी डॉक्यूमेंट में होगी। इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता है तो वो एक नॉमिनल फीस दे सकता है किसको, क्या नाम है उसका, आरओसी को, और वो मेमोरेंडम देख सकता है। आफ्टर गिविंग द नॉमिनल फीस टू द आरओसी he can actually go through the memorandum and know कि actually अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में तो उसका पैसा जाएगा कहाँ। Then
कमिंग टू कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहले होता है नेम क्लॉज, जो कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड लगाओ, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, 1% कंपनी तो 1% कंपनी ओपीसी लगाओ। अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो ये सब कुछ मत लगाओ, उसके नाम के पीछे एसोसिएशन, चैम्बर्स, इलेक्टोरल ट्रस्ट, फेडरेशन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो मेन ऑफिस है कंपनी का वो कहाँ सिचुएटेड है, एटलीस्ट स्टेट का नाम लिखना जरूरी है। वैसे तो पूरा एड्रेस दे दिया तो अच्छा है, ये नहीं तो स्टेट का नाम तो बता ही दो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली वो क्लॉज है जिसमें कंपनी क्या क्या कर सकती है उसकी पूरी लिस्टिंग होती है, लेकिन अगर कंपनी कभी भी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है, बिजनेस चेंज कर रही है, तो नाम भी विद इन 6 मंथ चेंज करना कंपल्सरी है। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कंपनी कौन सी वाली लाइबिलिटी कंपनी, इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, व्हाटएवर इट इज वो लिखा होगा। देन कैपिटल क्लॉज, ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल डिफाइन करता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। एंड लास्ट इज एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें सारे के सारे सब्सक्राइबर्स का नाम, सिग्नेचर और नंबर ऑफ शेयर होल्ड आता है। ठीक है, अगर 1% कंपनी है तो नॉमिनी का नाम भी आता है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन्हें कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। ओके, इट इज अ डॉक्यूमेंट that defines bylaws of the company, it defines rules and regulation, it is a document that is basically a big combination of all these things। ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या क्या होता है, सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, इसमें वो सारे मैटर्स होंगे जो कंपनी एक्चुअली इफेक्टिवली कैसे कैसे काम करेगी वो लिखा होगा। इसमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी होता है ना। व्हाट डू वी मीन बाय एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कि अगर हम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिमूवल से बचा रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो क्या होगा। देन उसका प्रोसीजर मैनर ऑफ एंट्रेंचमेंट में है। कोई भी अगर चेंजेस है, कोई भी बड़ी चीज है जो हमें चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रार को नोटिस देना है, और मॉडल आर्टिकल्स भी दे रखे हैं शेड्यूल्स में। कमिंग टू डिफरेंट डॉक्ट्रीन, सबसे पहला है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर ऑफ द मिस्टेक, यहाँ कोई केस नहीं था, ये वाला केस यहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है, खैर एनीवेज, सो डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब पावर, एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड पावर ऑफ द कंपनी इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वो क्या है, अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड पावर है। कभी भी अगर कोई भी चीज बियॉन्ड पावर होगी तो क्या होगा यार, सिंपल है, जो चीज आप कर ही नहीं सकते हो, अगर वो आप करोगे तो चीजें गड़बड़ ही होनी है। और ऐसा ही केस हुआ था एश बरी रेलवे कैरेज नायन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। सो रिची ने कंपनी के डायरेक्टर्स को कहा आप लोन दे दोगे, उनको हम लोन दे देंगे। बाद में पता चला नहीं दे सकते, तो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराया, लेकिन फिर उन्होंने जब लीगल ओपिनियन ली तो पता चला वो दे ही नहीं सकते। उन्होंने रिची को मना कर दिया। रिची ने कहा आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, आप दे सकते हो। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कहीं पर भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब लोन प्रोवाइडर नहीं होता है, नहीं दे सकता है। सो रिची ने कहा मुझे कॉम्पनसेशन दिला दो, इन्होंने इतने टाइम धोखे में रखा, कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल सकता, तुम्हें मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो वी कैन अज्यूम कि उसने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब पढ़ा होगा। ये जो डॉक्ट्रिन है ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है बाहर वालों से। अगर बाहर वाला कंपनी के अगेंस्ट कभी भी केस करता है तो डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें भी तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए थे। सिमिलरली इसका उल्टा है डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट कहता है कि एन आउटसाइडर मे बी अस्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बट इंटरनल अफेयर्स का तो बाहर वालों को कोई नॉलेज होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है। एंड देयर वाज अ केस नोन एज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड हियर। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड केस के अंदर हम लोगों ने देखा था, हमने पढ़ा था कि यार इसे टर्कविंड रूल भी कहते हैं, कि लिक्विडेटर कहता है कि बॉन्ड का रीपेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अमाउंट नहीं था। ओके, तो इस पे रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा तुमको रेजोल्यूशन पास करना था, अब अमाउंट लिखना नहीं लिखना वो तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, हम थोड़ी आकर चेक करेंगे। सो उसमें कंपनी का प्रॉब्लम है, हमें तो हमारा लोन का रीपेमेंट चाहिए। एट द एंड उनको मिला, ठीक है, और टर्कविंड हार गया केस, हाँ, इसीलिए इसका नाम टर्कविंड रूल रख दिया। नाउ एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट इज
नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी इरेगुलरिटी का नॉलेज है और फिर भी वो बेवकूफ बनने की एक्टिंग करता है कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था टाइप्स, तो फिर उस केस के अंदर कौन लाइबल होगा? क्या स्टिल कंपनी विल बी लाइबल? नो, दैट पर्सन पर्सनली विल बी लाइबल. ओके, सो दैट पर्सन विल बी लाइबल टूवर्ड्स द कंपनी एंड ऑल. जैसा कि हमने देखा था हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी केस में, डायरेक्टर्स डिबेंचर इशू करने कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था. अरे तुम्हें नहीं पता तो किसको पता? यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस इरेगुलरिटी. Number 2, outsider dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of internal irregularity. तो हमें पता है, लेकिन अगर suspicion of irregularity हुआ है ना, suspicion of irregularity हो रहा है, तो that could be the another reason of exception of इंडोर मैनेजमेंट, जहां पर हम कहते हैं यार तुमको डाउट तो होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें समझ में तो आना चाहिए दाल में कुछ काला है. आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिनशॉइन कंपनी का जो केस था वो बिल्कुल वैसा ही केस था. एक बंदा आकर कंपनी का तुमको लैंड भी दिखा रहा है, तुम्हारे साथ डीलिंग कर रहा है, डॉक्यूमेंट भी साइन कर रहा है, और वो कंपनी का सिर्फ अकाउंटेंट है, पैसा भी ले जा रहा है. तुम्हें डाउट नहीं हुआ है ना? डाउट हुआ तो तुमको एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था. ओके, सो यहाँ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा कि बाहर वालों को क्या पता, बाहर वालों को इतना तो पता होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्जरी का केस जो हुआ था रुबेन वर्सेस ग्रेट फिनगॉल कंसोलिडेटेड. उसने कंपनी के अगेंस्ट केस किया कि तुम्हारी कंपनी ने मुझे फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इशू किए. कंपनी ने कहा हमने नहीं किए. किसने किए? वो शेयर सर्टिफिकेट इशू किए थे एक थर्ड पर्सन. ओके, जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी था. तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी की गलती है. समझ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट जहां पर प्रोटेक्ट करता है बाहर वालों को कंपनी से, वहीं पे उसके एक्सेप्शंस इसका उल्टा करता है. यहाँ पर हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कंपनीज एक्ट के रिविजन के साथ साथ मैं आपको माइंड मैप रिविजन तो करवा ही रही हूँ, लेकिन उसके अलावा सेक्शन रिविजन भी करवाऊंगी. करेक्ट? तो हम फटाफट सेक्शन रिविजन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, नोटबुक में अगर लिख सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 200% कॉन्सेंट्रेशन दो यहाँ पर, है ना. 50%, 60%, 80% कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं चलेगा. आई वांट योर 200% कॉन्सेंट्रेशन हियर. ध्यान से सुनिए. सो द सेक्शंस व्हिच वी हैव रेड इन सीए फाउंडेशन आर, सबसे पहले सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. सेक्शन नंबर 2 में होती है डेफिनेशन, लेकिन उसके सब क्लॉजेज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. 2 तो ठीक है, और कौन कौन सा क्लॉज है? तो सबसे पहला है 2.5 विच इज आर्टिकल्स. 2.6 एसोसिएट कंपनी, ठीक है. 2.7 ऑथोराइज कैपिटल, ये हमने पढ़े हैं सब, है ना, बुक में अलग अलग जगह ये दे रखे. देन 2.9 बैंकिंग कंपनी. 2.11 बॉडी कॉर्पोरेट. 15 कॉल्ड अप कैपिटल. 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये तो पता होना चाहिए, सीए का डेफिनेशन है भैया. 220 company. 221 company limited by guarantee. 222 that is company limited by shares. 227 control. 39 financial institution. 41 financial year. 42 foreign company. 45 government company. 46 holding company. issued capital दे रखा है 50 में, listed company है 52. 56 में है memorandum. 62 one person company. 64 paid up share capital. 68 private company. Public company. 71 public financial institutions. 72 84 shares small company. 85 subscribed capital. 86 87 subsidiary company. 92 unlimited company. Formation of company section number 3. Then memorandum. 4 articles of association. 5 7 पे है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. 8 पे है इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी. एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 9 में दे रखा है. एंड सेक्शन 10 इज इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. 43 kinds of shares. 399 inspection and production of evidences. 455 dormant company and 447 punishment of fraud. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. एनीवेज, अब यहाँ पर हमें देखना, हमें क्या सारे सेक्शंस याद होने चाहिए किसी भी चैप्टर में. मैं कभी नहीं कहूंगी सब याद होने चाहिए, हमेशा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो याद होने चाहिए. नाउ इफ यू आस्क मी टाइटल एक्सटेंड, ये तो हर एक्ट का सेम ही होता है. किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या होगा? उसका टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. ठीक है. सेक्शन 2 मोस्टली डेफिनेशंस होता है, लेकिन कौन कौन सी डेफिनेशन कहाँ पे है.
ठीक है। सो एसोसिएट कैपिटल कंपनी अगर याद रह जाए तो अच्छा है 26। और हमें कौन सी याद रहनी चाहिए अगर मैं बोलूँ तो आई वुड से यार चार्टर्ड अकाउंटेंट याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है। देन ये तो 220 तो कंपनी का डेफिनेशन याद होना चाहिए। गारंटी कंपनी, शेयर वाली कंपनी, ये भी याद रह जाए तो अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फॉरेन कंपनी भी याद रह जाए तो बहुत बढ़िया। होल्डिंग कंपनी तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में लिस्ट नहीं भी याद रहा तो चलेगा, मेमोरेंडम नहीं, ठीक है। 1% कंपनी का सेक्शन याद है तो इट इज मस्ट। प्राइवेट कंपनी याद होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी याद होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन याद होना चाहिए, शेयर याद होना चाहिए, स्मॉल कंपनी याद होनी चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल नहीं भी आता तो चलेगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी पता होना चाहिए। अनलिमिटेड कंपनी में बोलूंगी मत याद करो, 292 है क्या ही करना है, पर वो याद हो जाता है सबको। और ये हमें सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इसे याद करें कैसे? मैम आपने तो बोलिए ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, छुड़वाया क्या? हाँ रुको ना, अभी तो कुछ नहीं, ये भी करना है। 399, 455, 447 ये तो याद होने ही चाहिए। अब इन्हें हम याद कैसे करें? देखो यार, कोई भी चीज याद करने के दो तरीके। एक तो ऐसे रटते रहो रटते रहो, 26 एसोसिएट कंपनी, 26 एसोसिएट कंपनी, 26 नहीं, या फिर इसको रिलेट कर दो किसी चीज से। और रिलेट करने के बाद चीजें बेटर याद रहती है। कैसे? देखो, कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं और उसमें अगर मैं 217 इस खतरा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है ना? तो 217 इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन 220 तो हमें डेफिनेटली याद रखनी, क्योंकि कंपनी है ना, इंग्लिश वाला कंपनी हमेशा दो लोगों का होता है, तो फिर बार बार 220 तो आए गई, दो और दो मिलाकर एक कंपनी बना लेते हैं। समझ गए? ओके। कंपनी के पीछे पीछे अगर 20 याद है तो 21 और 22 से रिलेट करके याद कर लो। 21 भी कंपनी है, 22 भी कंपनी है, पहले जी आता है, इसलिए 21 इज गारंटी कंपनी। और फिर ऐसा आता है शेयर्स वाली कंपनी, ठीक है। 20, 21, 22। चलो, दो और दो साथ में चले गए और चार बन गए जब वो फॉरेन गए, ठीक है। दो और दो मिलकर बाहर गए और वो फॉरेन चले गए। क्या बात है, 242 इतना ज्यादा रिलेट नहीं हुआ, लेकिन 45 बहुत अच्छे से होगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने सुना है या नहीं, लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए था अबाउट 4G 5G घोटाला, ठीक है। हमारे देश में अभी 4G 3G 2G जितनी बार ये जी चेंज हुआ ना, उतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए। किए किसने? हम नहीं कहते, सब कहते हैं गवर्नमेंट ने, राइट। सो जहाँ 4 और 5 है, 4G 5G है, तो वो घोटाले किसने किए? गवर्नमेंट ने। तो 45 तो गवर्नमेंट कंपनी ही है, ओके। और गवर्नमेंट ने अपने साथ होल्ड करके रखा है होल्डिंग कंपनी को, 46 को। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग किस पे? उसके बाद वाले पे। किस पे? होल्डिंग कंपनी पे। अगर 246 होल्डिंग कंपनी है तो फिर तो पहले हमें सब्सिडी देखना चाहिए, जो कि क्या है? 87। क्यों है 87? देखो, 246 था हमारा, अब 2 तो नहीं बदल सकते क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। 4 का डबल 8, 6 कहता है मैं नहीं रहूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, 7। तो जब होल्डिंग में एक एक से ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है तो नंबर डबल के आसपास पहुंच जाता है। 46 का हो गया 87, दो दो ताकत लगती है ना फिर। नेक्स्ट 2, अरे अरे अरे, 2 और 2 चले गए, अकेला कौन रह गया? 6। क्या बना लिया उसने? 1% कंपनी। अकेले बेचारे 6 ने बना लिया 1% कंपनी। जो पहले 26 में एसोसिएट ढूंढ रहा था ना, 26, वही 6 जो पहले एसोसिएट ढूंढ रहा था, अब 2 को 2 के साथ जाते हुए देख के उसने कहा मैं अकेला ही काफी हूँ, उसने 1% कंपनी बना ली। समझ गए? अच्छा, 8 में से 6 को माइनस करते हो तो बचता है 2, करेक्ट। और दो लोग मिलके कौन सी कंपनी बना सकते हैं? प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी तो एक से बनती है और पब्लिक बनानी तो 7 चाहिए, तो दो ही लोग मिलके तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। लेकिन जब 7 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं ना, तो वो बनती है पब्लिक कंपनी।
समझ गए? और जहां पब्लिक है उसी के नीचे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, बिकॉज पब्लिक के साथ गवर्नमेंट का पावर मिल गया 272। ओके, शेयर्स क्या करते हैं, हमारे 2 रुपए को 8 रुपए बना देते हैं, लेकिन वो 8 फिर 4 पे आ जाता है। ऐसे ही तो होता है शेयर मार्केट में, है ना? एकदम ऐसे स्वीप दिखता है, हायला इतने पैसे, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। 284 शेयर्स, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा अगर शेयर में विश्वास नहीं रखोगे तो स्मॉल कंपनी बना पाओगे। 285 सब्सिडी का सेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया था। अब हम आते हैं आगे। 3 तरह की कंपनीज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सेक्शन 3 बता रहा है उसके बारे में, ठीक है? लेकिन ये तीनों कंपनियां अधूरी है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बिना, 4 और 5, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत तारीफ कर दी थी। 7वां सेक्शन, 7 स्टेप्स, 7 डॉक्यूमेंट, सब साथ साथ। सो सेक्शन नंबर 7 इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है? सेक्शन नंबर 7 में स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसी के पीछे सेक्शन 8 है हमारा, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस एटसेट्रा, दैट इज सेक्शन 8। और 7 और 8 जब फॉर्म होंगे तभी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा सेक्शन नंबर 9 में। हाउ विल वी फॉर्म अ कंपनी, कैसे पता लगेगा? सेक्शन नंबर 9 में रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, ठीक है? बाकी सब बकवास है, सीधा आता है 399, 455, 447। ओके, 4 और 4 क्या होता है? 8, लेकिन यहाँ लिख दिया 7। 7 लिखा है मतलब गलत लिखा है, क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि आपने गलत बोला, फ्रॉड किया। 4, 4, 7। ओके, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद 6, लेकिन हमने क्या लिख दिया? 5। 4, 5, 5 पे आके हम अटक गए, हम डोरमेंट हो गए। 455 डोरमेंट कंपनी, ठीक है? 399 याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अभी फिलहाल बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा ही देती हूँ एक्चुअली इस लिस्ट से। आई होप कुछ रिलेट हुए होंगे सेक्शंस, और मैं क्विकली आप लोग को बेटर रिलेट भी करवा देती हूँ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट, आई टेल यू। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तुम लोग फॉलो करोगे। 6 अकेला था इसलिए उसको क्या चाहिए था? एसोसिएट। 220 हम सबको पता है, ये तो कंपनी का ही सेक्शन है। लेकिन 221 कंपनी लिमिटेड बाय, पहले जी आता है ना, गारंटी। 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी, ठीक है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इस सब के बाद में अगर बहुत कोई, मैं हो सकता है बीच में कुछ भूल जाऊं, तुम लोग याद रखना, मैं बीच में ऐड कर लूंगी। 245 गवर्नमेंट कंपनी, 4G 5G। 246 इसी के नीचे गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है किसको? होल्डिंग कंपनी को, ठीक है? ये क्या है हमारा? होल्डिंग कंपनी है। देन उसके बाद में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो व्हाट नेक्स्ट इन द लिस्ट दैट वी हैव इज, एक सेकेंड, एक चीज भूल गए थे। 2 और 2 चले गए बेचारे, 4 को अकेला छोड़ के, कहाँ गए वो? फॉरेन में, है ना? दैट इज फॉरेन कंपनी। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट कौन सा था। एक्चुअली अगर नाम पता चल जाए तो हम लोग इम्पोर्टेंट रिकॉल कर सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी। 2 और 2 फिर निकल लिए, अब की बार 6 को अकेला छोड़ दिया। 6 को गुस्सा आया, 6 ने बना लिया 1 पर्सन कंपनी, नहीं चाहिए मेरे को कोई एसोसिएट, मैं 1 पर्सन कंपनी बना लूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद में 8 में से 6 गया, बचा 2 लोग मिलके क्या बनाते हैं? प्राइवेट कंपनी। और 7 लोग मिलाकर जब एक कंपनी बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। मैं ये नहीं कह रही है सब आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज यू कैन डेफिनेटली लर्न नाउ। ओके,
फिर उसके बाद में 71 के बाद में 72 वो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पीएफआई का सेक्शन नहीं भी याद रहा तो चलता है, लेकिन याद रहे तो अच्छा ही है। 8 4 2 का 8 8 का 4 कौन करता है? शेयर्स। एंड 287 हमने देखा था वो थी सब्सिडरी कंपनी। और सबसे लास्ट में अनलिमिटेड कंपनी। 9 के बाद तो एंड ही है ना, अनलिमिटेड ही है ना, तो 292 अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 2 के सारे सबसेक्शंस मेजरली हमने लिख लिए। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 3, अगर 3 तरह की कंपनी फॉर्म करनी है तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 7 ये हमारी सेक्शन 8 कंपनी या फिर कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। सेक्शन नंबर 9 रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कुछ भी बोल दो। फिर सीधा हम लोग चलते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने याद करवाया था, 4 5 5 डोमेंट हो गया, 4 4 7 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमारा माइंड मैप रिविजन खत्म, यहाँ पर हमारा सेक्शन बेस्ड रिविजन खत्म। आई रियली होप तुम लोगों को भी याद हो गया होगा। ऑल द बेस्ट गाइस।